आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे लगातार पारा भी गर्म होता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। नए नए जनता के सामने नए नए बिल पेश किए जा रहे हैं, नए नए बिल पेश किए जा रहे हैं, नई नई बातें रखी जा रही हैं। या ये कहें कि जनता के सामने एक तरह से जो पार्टियां हैं वो लालचीपना की हद कर रही हैं, जो नहीं पेश कर रही। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी एडिटर नवल किशोर कुमार सर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज में आपका। नमस्ते सदान। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल महत्वपूर्ण सवाल। जी जी सर, महागठबंधन की तरफ से इस बार तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए उतारा गया। सीएम जिसके बाद से ही तेजस्वी यादव ने उतरते ही इसको लेकर उन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया वो लगातार रोजगारी का है। लेकिन रोजगारी का मुद्दा जो इस बार सारे मुद्दों पर हावी पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या लगता है आपको, जो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए जो अभी भी छुपे हुए हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह बात है कि मुद्दा और नैरेटिव क्या है। मुद्दा और नैरेटिव किसने सेट किया है। ठीक है, इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, अपने दर्शकों से भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो रोजगार का सवाल है, जो एजेंडा तेजस्वी यादव ने सेट किया है, वो मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहता हूं। देखिए, इस साल जो है मई महीने में बिहार सरकार द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक करीब 7.5 लाख प्रवासी मजदूर जो है कोरोना महामारी जो हुई उसके कारण लौट गए। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि उसने 12 लाख प्रवासी बिहारियों को 1,000 रुपए की सहायता राशि उनके खाते में भेजी है। बिहार सरकार के इन्हीं दो आंकड़ों को आधार माने तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वर्तमान में करीब 70% प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना काल में पहले दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे और अब बिहार में हैं और बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार में पहली बार चुनाव जो है वो रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। इसे मुद्दा बनाया है तेजस्वी यादव ने। महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा कि हम पहली बैठक में, जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी, तो उसमें 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। इसके अलावा उन्होंने युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए आवेदन शुल्क खत्म करने की बात कही। यहाँ तक कि जो परीक्षा केंद्र तक आने जाने में जो किराया लगता है उसको देने का भी वादा किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोजगार की समस्या। रोजगार है नहीं। रोजगार क्यों नहीं है, उसके पीछे आर्थिक कारण क्या है, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एनडीए से चूक कहाँ हुई। जो अराजक गठबंधन है वो बेसिकली कोई मामला, कोई एजेंडा सेट करने में नाकाम रहा है, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया उस एजेंडे को कैरी कर रहे हैं। उनके पास अपना कोई एजेंडा रह नहीं गया। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और खासकर बिहार जो है अभी भी कृषि प्रधान राज्य है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी तकरीबन 67% जो आबादी है बिहार की वो कृषि पर आश्रित है। वहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर है और कृषि में ही शामिल है मवेशी पालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद बिहार की जो कृषि है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो बदहाल है। बदहाली का कारण क्या है? यदि आप इन कारणों को समझेंगे तो आप उस नैरेटिव को समझ पाएंगे जो तेजस्वी यादव ने सेट किया है। आप देखिए कि बिहार में क्या नहीं है। बिहार में गंगा है, गंडक है, कोसी जैसी बड़ी नदियां हैं, लेकिन फिर भी कृषि बदहाल है। कारण क्या है? कारण यह है कि बिहार में अभी भी जो कृषि है वो बरसात आधारित है। बरसात अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास काम होगा। लेकिन बरसात पर जो खेती आधारित होती है बहुत अनिश्चित होती है और उसके अपने फायदे नुकसान होते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ
हिसाब से कुछ बताना चाहता हूँ। इस साल जब बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा, तो उसने बताया कि बिहार की अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन शामिल है, उसका जो एनुअल ग्रोथ रेट मतलब 2017-18 में यह 4.88% था और पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में घट करके -3.87 रह गया। आप समझिए कि कितना बड़ा अंतर है, तकरीबन 8% का अंतर आया है। ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण बेरोजगारी है। और ऐसे हालात में तेजस्वी यादव ने जब ये सेट किया है बेरोजगारी का सवाल, देखिए क्या क्या है वहां पे। वहां के किसानों के पास किसानी जो है बर्बाद हो रही है, सिंचाई के साधन नहीं है, खेतीहर मजदूरों को काम नहीं है, जो यहाँ से मजदूर लौट के गए हैं, दूसरे राज्यों से लौट के गए हैं, उनके पास काम नहीं है। तो एक बड़ी आबादी जो है बिहार की, वो रोजगार के संकट से जूझ रही है। और ये एक बड़ा मुद्दा जो है तेजस्वी यादव ने सबके सामने रख दिया और एक ऐसा मुद्दा साबित हो रहा है जिसने सबको पानी पिला दिया है। यहाँ तक कि भाजपा को भी ये अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह का रोजगार देंगे। क्या वो स्किल डेवलपमेंट का काम, जो स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो रोजगार देने की बात करते हैं, लोन देने की बात करते हैं, वैसा रोजगार देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने सेट किया है, साफ किया है कि वो नौकरियां देंगे। रोजगार का मतलब सिर्फ वो लोन देना नहीं, हम नौकरियां देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, वो है नैरेटिव की। नैरेटिव सेट कर दिया है तेजस्वी यादव ने। आप जाति के सवाल पर आप उनको घेर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने A to Z का कॉन्सेप्ट दिया है। पहले था राजद के बारे में ख्याल था कि भाई वो MOI पार्टी है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। इस बार के चुनाव में उन्होंने सेट किया है कि नहीं भाई, हम सबको शामिल करेंगे, चाहे वो अपर कास्ट का हो। आज ही मैं भाषण सुन रहा था तेजस्वी का, तो वो कह रहे थे भाई जो नौकरियां देंगे हम सबको देंगे, किसी एक कास्ट को नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार करते थे, नीतीश कुमार का नारा था कि हम सबके हैं। तो नीतीश कुमार इसको साबित नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने अभी बता दिया है कि भैया हम सबके हैं, हम सबके काम आएंगे। और ये एक बड़ी बात है, खास करके 29 साल के नौजवान के मुंह से ये बात निकलना और उनके दिमाग से बात चलना कि भाई हम सबके हैं, हम सबके लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके इस एजेंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मजबूर कर दिया है कि वो बिहार जाएं और बिहार में जो है वो कश्मीर का राग आलापेंगे, बिहार में हिंदू मुसलमान करेंगे, बिहार में राम मंदिर का सवाल उठाएंगे। लेकिन देखना ये है कि नैरेटिव वह कौन सा नैरेटिव होगा जो बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा नायक होगा। और अभी तक के जो हालात सामने दिख रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव का जो रोजगार का नैरेटिव है, रोजगार का जो सवाल है, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। बिल्कुल जी जी जी। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुलेखा जमीन मैम जुड़ चुकी हैं, जो FFS और FCT की प्रेसिडेंट है। मैम सुन पा रहे हैं क्या आप? मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 3 रैलियां की। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 20 लाख जो 19 लाख नौकरियां देंगे और लालटेन को यहाँ से भगा देंगे, लालटेन कभी नहीं आ पाएगा। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से ये वादे कर रहे हैं जनता को, फिर से वादे तोड़ने के लिए? क्योंकि इससे पहले भी वादे किए गए थे, वो नौकरियां अभी तक नहीं मिल पाई। नहीं, नौकरियां तो बात करिए 15 लाख रुपए का ये दे दें, उसके बाद ही अगला वादा करें। तो अब वो तो फेंकू महाराज हैं, अब उनका क्या किया जा सकता है? पूरे देश को लालटेन पे पहुंचा दिया, अब लालटेन को कहाँ भगाएंगे वो? अगर बिहार की जमीन से बात करें तो वहां तो लालटेन से ही काम चल रहा है। बिल्कुल, बिजली तो है नहीं, ठीक है, ट्रांसफार्मर नहीं है तो फूक गए हैं, वरना बाकी गुंडे अपने हिसाब से ले जाते हैं। तो ये जो फेंकू महाराज हैं हमारे देश के, ये कुछ भी फेंक सकते हैं। और रहा सवाल ये है, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन जो है, जो तेजस्वी जिसको लीड कर रहे हैं, वो जिस तरह जोश में है, और वहां जनता को लेकर, अभी मैं शाम को कुछ इंटरव्यूज सुन रही थी, जो अलग BBC की सुन रही थी और तमाम दूसरे चैनल्स की, उसमें साफ दिख रहा है कि यूथ क्या बात कर रहा है। मतलब आप देखिए इस मुल्क में अभी यूथों की, नौजवान जो है, अभी इस देश का नौजवान जो है वो बिहार है। 56% जो है नौजवान है वहां पे मर्द, और 57% मेल यूथ है जो 25 साल से कम है,
और 56% जो है, अगर हम देखें आप इसका SRS जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, अगर हम उनका सर्वे देखें तो 56.9% फीमेल यूथ है। तो इतने बड़े तबके को इस देश का प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं कर पा रहा है। बिहार की जनता को समझना चाहिए। और वो किससे कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार पे आए? तो अभी तक कौन सरकार चला रहा था भाई? आप ही तो सरकार में बैठे हुए हो और आप वादे कर रहे हो। जितना किया था वो पूरा नहीं किया। चलो वो पूरा नहीं किया, कुछ नया देख लेते। अपराध वहां बढ़े, वहां पे कम्युनल टेंशन वहां पर बढ़ा, हत्याएं बढ़ी हैं, रेप बढ़ा है, स्वास्थ्य की हालत खराब है। और ये जो पीएम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसने बलात्कारी मुजफ्फरपुर के बलात्कारी को सहयोग देने वाली औरत को टिकट दिया है। बिल्कुल मैम, मंजू गुप्ता को टिकट दिया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री भगाना चाहिए वहां से लोगों को, जन आक्रोश होना चाहिए। और बाकायदा अब जो है किसी भी तरह के एनडीए के घटक को सुनना नहीं चाहिए वहां की जनता को, क्योंकि हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलना। बहुत डरा लिया हिंदुओं को मुसलमान के नाम से। खाने को रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए, सर पे छत चाहिए, पीने का पानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी का अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी, वहां उसकी हालत खराब है। फैकल्टीज पे काम चल रहा है, उसमें भी वो भी कम है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है। तो ये मनुराज में पहुंचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क का जो गैर ब्राह्मण तबका है, और खासकर चित पावन ब्राह्मणों के अलावा जो तबका है इस देश का और बिहार का, ये उसको अनपढ़, बीमार, गरीब बना के रखना चाहते हैं, ताकि ये गुलाम बना सके अपनी मनुवादी व्यवस्था में। तो इनका ये जो इन्होंने जो आप बोला है लालटेन को भागना पड़ेगा, तो लालटेन तो क्या, इनको तो दिल्ली में लालटेन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को और एनडीए के, अभी पिछले दिनों जो है अपनी रैली में नीतीश कुमार जी ने बोल दिया कि तुमको वोट नहीं देना है तो मत दो। मेरा ये कहना है कि इनको पता है जनता के वोट से तो हम वैसे भी नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ जो इनका गठजोड़ है, पूंजीपतियों का जो गठजोड़ है, तो ये तो ईवीएम से जीतने वाले हैं ना, तो जनता जितना भी कर ले। तो ये इसलिए ये इतनी दादागिरी दिखा रहे हैं, इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनको पता है ये ईवीएम से आएंगे। लेकिन मुझे लगता है बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। इस देश के कुछ ही राज्य में जनता, जो आम जनता है, वो राजनीतिक है। बिहार उसमें से पहले नंबर पे आता है मेरी समझ में। तो इसलिए जो है बिहार की जनता को बिल्कुल समझना चाहिए, और वोट के, खासकर वोट के लिए जो भी वो मन बना रही है, लेकिन पोलिंग बूथ में और वोट डालने के दौरान भी उसको सचेत रहना पड़ेगा महागठबंधन के लोगों को। हालांकि महागठबंधन के पास भी कोई सामाजिक न्याय को लेकर कोई बात नहीं है। औरतों को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर कोई बात नहीं है। उस मुल्क के, उस राज्य की जो माइनॉरिटीज है उसको लेकर बात नहीं है। मैं किशनगंज की बच्चियों को सुन रही थी। बीए के बाद वो बच्चियां बाहर पढ़ने जाएंगी, क्योंकि किशनगंज में तो कोई कॉलेज वो नहीं है, आगे हायर एजुकेशन नहीं है उसके बाद, और पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते क्योंकि राज्य भी खराब है गुंडों से, और दिल्ली तक की भी हालत खराब हो गई है। यूपी का तो छोड़ ही दीजिए आप, बाकी स्टेट का भी है। तो बिहारी जो जनता है, जो नौजवान है, उसके रोजी रोटी, खाने पीने, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको छीन के बैठा है ये पूरा जो एनडीए है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को शर्तों के आधार पर, पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर वो महागठबंधन को भी वोट देने जा रहे हैं, तो वो एक जागरूक नागरिक की तरह शर्तों के आधार पर वोट दे। हर तबका अपना मैनिफेस्टो बनाए कि उसकी क्या क्या मांगे हैं। नौजवान अपना बनाए, जाति वाले जो हैं वो अपने बनाए, औरतें अपना बनाए, शिक्षित अपना बनाए, मजदूर अपना बनाए, और कुछ मांगे ऐसी करके फिर उस जगह जो नेता है उसके साथ बाकायदा बात करें, बार्गेनिंग करें। और एनडीए का तो चरित्र है, पिछली अच्छी खासी चुनी हुई सरकार को इन्होंने खरीद के, बेच के जो है वो कर दिया। मुझे लगता है इस बार अगर ऐसी नौबत आती है तो बिहार की जनता से मेरी गुजारिश है कि दौड़ा दौड़ा के दिमाग सही करे। जो भी उनका विधायक, उनका जीता हुआ अगर कहीं और जाता है तो उनको जनता की ताकत को दिखाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नदारद है। नदारद क्या है मतलब, कायदे से वो जो है गैर संवैधानिक काम कर रहा है, उनकी गोद में बैठा हुआ। अच्छा शब्द नहीं है ये, लेकिन फिर भी तो जनता को अब अच्छे जो वहां पे जिनको वो वोट देना चाह रहे हैं
उन अच्छे विधायकों की हिफाजत की भी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, अपने दिए हुए वोट की चौकीदारी भी करनी पड़ेगी। पिछले 6 सालों में इसने हम भी चौकीदार का जो गाना चलाया था, इस इलेक्शन में जनता को वोट देने के साथ अलावा भी, अपनी जागरूकता के अलावा भी, अपनी साख को, अपनी वोट को बचाने का काम भी करना पड़ेगा। और जो हमारे देश में जो बोल रहे हैं, जो लालटेन को भगाने की बात कर रहे हैं, उनके खुद के दिन लद गए हैं, क्योंकि इस देश की जो आम आवाम है, जो इस देश की जो बहुजन आदिवासी मूल निवासी जो जनता है, वो बाकायदा खड़ी हो रही है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से नवल किशोर कुमार सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से मैम ने कहा कि सामाजिक जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से दबा दिए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर जो सभी पार्टियां पूरी तरीके से मौन हैं? क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में सामाजिक मुद्दा अब कोई मुद्दा नहीं बचा? नहीं, आप संभवतः यह कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय के सवाल हैं, उन सवालों पर बात नहीं हो पा रही है। सामाजिक मुद्दों पर तो बात हो रही है। जैसे बेरोजगारी का जो सवाल है वो सामाजिक मुद्दा ही है, ठीक है। इवन विधानसभा में सभी जातियों की समुचित भागीदारी हो, यह भी एक सामाजिक मुद्दे का ही सवाल है। इवन जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है वो भी सामाजिक मुद्दा ही है। असल सवाल ये है कि जुबिन मैम ने जब जुलेखा मैम ने जो बातें कही, मुझे लगता है उन्होंने सारी बातों को सामने रख दिया है। महिलाओं के सवाल हैं, अकलियत के सवाल हैं, पसमानदा मुसलमानों के सवाल हैं, अति पिछड़ा का सवाल है, दलित महादलित का सवाल है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है वो देश का संविधान बचाने के लिए तैयार है। वह कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहती है वहां की जनता। उसने ये देखा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना दिया है अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है। किस तरीके से आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से आरक्षण जो कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण मिलता था, उसमें इन्होंने क्या किया, आर्थिक मसला घुसेड़ दिया। संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात कही थी मोहन भागवत ने पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में, उसको बीजेपी ने कर दिया। ईडब्ल्यूएस को अपर कास्ट के जो गरीब हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कह के उन्होंने आरक्षण के पूरे डेफिनेशन को चेंज कर दिया। बाबा साहब ने जब आरक्षण की बात कही थी तो उसका आधार यही था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। और आरक्षण जो है वो किसी को अमीर बनाने का टूल नहीं है, वो है शासन प्रशासन में समुचित भागीदारी हो, निर्णय लेने में भागीदारी हो। तो बिहार की जनता जो है इस बात को समझ चुकी है कि कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार के सवाल हो, चाहे वो चिकित्सा के सवाल हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के सवाल हो, तो सारे सवाल प्रभावित होंगे। अभी क्या हो रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री या किसी देश की ऐसी पार्टी जो रूलिंग कर रही है, सत्ता में है, वो ये कह सकती है कि कोरोना वैक्सीन यदि हम चुनाव जीतेंगे तो अब सबसे पहले जो है हम बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन देंगे? सेम, ये एक शर्मनाक बयान है, शर्मनाक बात है। ये इस देश के हर नागरिक को की जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में है, सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और जीने के अधिकार में किस तरह का भेदभाव और किसको धोखा दे रहे हैं आप? कल होकर के गुजरात में चुनाव होगा, गुजरात में भी आप यही बात कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे अपने स्टेट पे जाकर के कि जब कोरोना वैक्सीन आएगा तो भैया आप 2 महीने रुकिए, 2 महीने तक जो है बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन लग जाएगा, तब आपको मिलेगा? क्या वो ये इसकी गारंटी देंगे? क्या वो वादा करेंगे? आप देखिए कि कितने शर्मनाक तरीके से शासक जो है, जो हमारा हुक्मरान है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म करता जा रहा है। और मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि बिहार की जो धरती है वो राजनीतिक रूप से सचेत धरती है। वहां के लोग राजनीतिक रूप से सचेत लोग हैं। और इसका उदाहरण पहले भी बिहार के लोगों ने पेश किया है। आप यदि 74 के आंदोलन को देखें, 74 के आंदोलन से पहले चले जाइए, जब गैर कांग्रेसी सरकार बनने की जब शुरुआत हुई तो बिहार में भी हुई, उधर केरला में हुआ, उधर बिहार में हुआ। आप देखिए कि उस समय से आप उसके पहले चले जाइए, आप आजादी के पहले चले जाइए, त्रिवेणी संघ के समय में आइए 1930 के दशक में। उस समय
भी लोगों के अंदर चेतना आ गई थी कि भाई हमारी बात कौन सुनेगा। ये जो बहुजन समाज था, त्रिवेणी संघ तो बहुजन समाज का संगठन था, उसने अपने सवाल सामने रखे और तब से लेकर के चाहे वो जगदेव प्रसाद हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे वो लालू प्रसाद हो, इवन नीतीश कुमार ने भी अपने पहले टर्म तक जो सामाजिक न्याय के जो सवाल थे उन सवालों को अपने साथ रखा। मैं यहाँ एक बात तो जरूर बताना चाहूंगा कि जो अति पिछड़ा के साथ जो अति पिछड़ा को प्रमोट जिस तरीके से किया नीतीश कुमार ने, वो एक बेमिसाल कदम था। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी और जब मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू किया गया तो अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया था। हालांकि इसके लिए उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या था? कर्पूरी ठाकुर को अपर कास्ट के लोगों ने गालियां दी, लेकिन बाद के दिनों में सभी जितने भी शासक हुए, लालू प्रसाद ने भी अति पिछड़ों के आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड किया, नीतीश कुमार ने भी फॉरवर्ड किया। हाँ, नीतीश कुमार ने एक काम और किया, वो किया दलित को महादलित में बदला, कन्वर्ट किया और एक तरह से सब कैटेगराइजेशन किया। तो सामाजिक न्याय का मुद्दा तो था। सामाजिक न्याय का मुद्दा खत्म कब हुआ, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये खत्म हुआ 2015 के बाद। 2015 के बाद इन सारे लोगों ने समझ लिया कि अब जो है हम आरक्षण के सवाल पे, हिस्सेदारी के सवाल पर हम वोट नहीं ले सकते। ये दिमाग में उनके बैठ गया, लेकिन ये बात सही नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से सारी पार्टियों ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, जाति के आधार पर उतारे हैं। जहां जिस जाति की संख्या ज्यादा है वहां उस जाति का कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है, वो सवाल भले ही ये पार्टियां ना उठा रही हों, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है, किसने किया है, बिहार की जनता इसको समझ चुकी है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता जवाब देगी। बिल्कुल सर, मैं नवल किशोर कुमार सर ने कहा वैक्सीन के मुद्दे की बात कही कि बेहद ही बयान है। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कहने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन स्मृति ईरानी भी इस पर चुप है, निर्मला सीतारमण ने भले इसका अनाउंसमेंट किया हो लेकिन वो भी किसी तरह का इस पर उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। तो आपकी नजर में आप एज अ वुमेन आप कैसे देखती हैं कि इनका वोट एक तरह से जनता के साथ ये लोग सौदा कर रहे हैं कि आप लोग वोट दें और हमें वैक्सीन दें, ये एज अ वुमेन आप कैसे देखती हैं इस बयान को सरकार के? मैं तो इसको इस तरह देखती हूँ कि मैं कल जाके एफआईआर कराऊंगी, निर्मला सीतारमण की इस घोषणा का एफआईआर कराऊंगी। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन हक का ये सीधे सीधे वायलेशन है। मिनिस्टर के जरिए, मौजूदा सरकार के जरिए भंग हुई है बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार भंग नहीं हुई है। ये जो असंवैधानिक जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ मैं एफआईआर कराने जा रही हूँ कल। इसके साथ ही साथ जो लोग भी इसे देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों से, बिहार की जनता से भी मैं ये कहूंगी कि उन्होंने उन सबको एफआईआर कराना चाहिए हमारी मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण के बयान पर। एक तो वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कहीं भी कोई भी घुस जाता है जाके इनकी सरकार में। इनको इतना ढंग डेमोक्रेसी को चला, जाहिर है ये लोग भिखारी लोग हैं जो कहीं मठों में रहा करते थे। निर्मला सीतारमण तो नहीं है क्योंकि वो जेएनयू की पढ़ी हुई है, लेकिन इतनी जाहिल कोई हो सकती है जेएनयू की पढ़ी हुई? इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मेरी पूरी जिंदगी में निर्मला सीतारमण ने दिया है कि कुछ भी बात करती हैं ये। इनको थोड़ा भी नहीं लगता है कि मैं औरत हूं, मैं नागरिक हूं, मैं मिनिस्टर हूं और मैं इंसान हूं, इस देश की नागरिक हूं। मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? तो ये जो है बहुत ही बकवास बयान है, बहुत ही आपराधिक बयान है। और मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ, उसके इस बयान के खिलाफ, उसके ट्विटर की कॉपी लगा के हर नागरिक इस देश का एफआईआर दर्ज करे, जहां चुनाव हो रहे हैं वो भी और जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वो भी। क्योंकि मुतासिर तो हम सब होंगे। हमारा क्या अपराध कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम बिहार चले जाएं? मैंने क्या मजाक है ये? आप एम्स बनाने की घोषणा 15 सितंबर को कैबिनेट की से मंजूरी मिलती है, वोट लेने के लिए कितने साल लगेंगे बनाने के लिए और कितना का पैसे उसमें खाएंगे आप? तो पूरे हमारे लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। तो बिहार की जनता तो अपने अंजाम के लिए तैयार है, वो बिल्कुल कमर कस के खड़ी है। लेकिन हम जो बाहर के लोग हैं, हम जो बिहार से बाहर के हैं, हमें इन आपराधिक घटनाओं पर बाकायदा एफआईआर करनी चाहिए, इन पर नजर रखनी चाहिए। और मैं बिल्कुल, और मैं खुद भी कह रही हूं, मैं इस देश की अदालत को, उन जजों को, उन वकीलों को भी गुजारिश कर रही हूं जो भी इसे देख रहे हैं
इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और फौरन गिरफ्तारी की मांग करे निर्मला सीतारमण की, जो इतना आपराधिक बयान वो देके कैसे इस देश में बच सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये टोकन होगा, बाकियों की जबान पे लगाम लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। बिल्कुल जिस तरीके से नवल किशोर कुमार सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, तरीके से जो बयानबाजी चल रही है इसको लेकर भी लगातार नीतीश कुमार सरकार घेरे में है, लेकिन उन्होंने मंजू गुप्ता को टिकट दे दिया गया। तो लेकिन दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम दावे करते हैं। इनके दावों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ महिला के दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ मंजू गुप्ता को उन्होंने टिकट दे दिया। सबसे पहले करेक्ट कर ले, मंजू वर्मा, मंजू गुप्ता नहीं। हाँ, माफ मंजू कीजिएगा, वर्मा मंजू जो वर्मा। है वो वेब का माफ कीजिएगा, मंजू वर्मा। नीतीश कुमार के पास कोई दावा नहीं है। नीतीश कुमार परजीवी पर्सन रहे हैं, परजीवी पॉलिटिशियन रहे हैं। आप उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को देखेंगे, कभी भी उन्होंने अकेले अपने दम पर ना तो सरकार बनाई है, ना अपने दम पर चुनाव को जीता है। इवन स्वयं नीतीश कुमार 2004 में अंतिम बार चुनाव लड़े हैं। वो 2004 में बार लोकसभा क्षेत्र से उनको हार मिली विजय कृष्ण के हाथों, और तब से उन्होंने कभी भी आज तक चुनाव नहीं लड़ा। व्यक्तिगत तौर पर वो चुनाव से डरने वाले आदमी हैं, डरते हैं कि कहीं उनको हार ना मिल जाए। मैं ये साफ बताना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के जितने भी दावे हैं उनके, तो जितने भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। और इसका गवाह, इसके पहले जब जुलेखा मैम ने जब बात कही वहां अपराध के सवाल, किशनगंज में बच्चियों के सवाल, तो किशनगंज की बात कर रही हैं। मैं तो पटना कराने वाला हूँ। पटना में बच्चियों के लिए कौन सा स्कूल है, किस तरह का स्कूलिंग फैसिलिटी है? आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन के दौर में जो गरीब बच्चे हैं वो क्या करेंगे? यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने समान स्कूल शिक्षा नीति के लिए एक आयोग बनाया था मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में। उस आयोग की रिपोर्ट को तो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए। किस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? उस सशक्तिकरण की जहां पर मुजफ्फरपुर में मतलब 2 दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता रहा और सरकार मुंह देखती रह गई। ये महिला सशक्तिकरण? किस तरह का सशक्तिकरण? आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपने 50% रिजर्वेशन दिया महिलाओं को, जो पंचायती राज निकाय है वहां पे। आपने अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? आपकी अपनी पार्टी में कौन ऐसी महिला पॉलिटिशियन है? कोई है? अभी मैं आंकड़े देख रहा था तो तकरीबन 20% जो है, 20% से कम 18-19% जो है वो महिलाओं को टिकट मिला है एनडीए में। आप 33% क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आप 33% दे दीजिए। आप तो 33% के पक्षधर हैं ना। आप 33% क्यों नहीं टिकट बांट रहे हैं? और फिर किस आधार पर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? ये तो सरासर मजाक है। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार के पास या पूरे एनडीए के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो सारे मुद्दे, एक बड़ा नैरेटिव तेजस्वी यादव ने गढ़ दिया है, रोजगार हम देंगे और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे। और ये एक बड़ा नैरेटिव है और एक बड़ा मतलब एक बड़ी घोषणा है जिस पर बिहार के युवा जो है वो विश्वास कर रहे हैं। और सिर्फ वही विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, जिनको बड़ी आस है कि उनका बेटा जिसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया है उनको रोजगार मिलेगा। तो आप ये देखिए कि वो सिर्फ युवा ही मुतासिर नहीं है, सिर्फ वो जो यूथ है वही प्रभावित उससे उत्साहित नहीं है। उनके इस घोषणा से पूरा जो आवाम है बिहार का वो उत्साहित है, क्योंकि नौकरियां मिलेंगी तो सबको मिलेंगी। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा असर होगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नैरेटिव है पूरे भारत के इतिहास में, मैं अपनी बात को मैं कहीं दर्ज कर लूंगा, भारत के इतिहास में पहला इलेक्शन होगा जहां पर चुनाव जो है न जाति के आधार पर लड़ा जा रहा है, न धर्म के आधार पर लड़ा जा रहा है, तो जो सबसे मौजूद सवाल है वो है रोजगार का, उसके आधार पर लड़ा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, सड़क बनाना, पुल बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, आप करते रहिए, इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब तक लोगों के पेट में अनाज नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और अनाज कहाँ से आएगा? जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार से। बिल्कुल। जुलेखा जबीन मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार की नाकामियों का खामियाजा नीतीश सरकार को यहाँ पर पूरी तरीके से उठाना पड़ रहा है? क्योंकि अगर वो चुनाव हारे
तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार का इससे पीछे हाथ हो सकता है, या नीतीश सरकार भी इसमें पूरी तरीके से दोनों मिली भगत की वजह से अपने हारेंगे? देखिए, खमियाजा जैसा लफ्ज इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि 15 बरस में मुख्यमंत्री रहे, बहुत हो चुका है, भागना चाहिए उनको, बूढ़े हो चुके हैं। जब इस मुल्क का आपका सेंट्रल सरकार 50 साल में रिटायर कर रही है लोगों को, तो पॉलिटिकल लोगों को क्यों नहीं रिटायर किया जाए? जो नौजवान है, बिहार की जनता नौजवानों को वोट दे, बाहरी जनता, इसके बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहां के लोग भी 50 साल के ऊपर वालों को वोट न दें। ठीक है, हमने बूढ़ों को भुगत लिया, नौजवान आएगा, वो सीखेगा, कुछ नया करेगा, बुरा करेगा, जो भी करेगा, हमारी गलती है, हम भुगतेंगे। अभी हमने गलती नहीं की थी, ये गुंडागर्दी से आई हुई सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या नीतीश कुमार को। तो मैं तो कहती हूँ सच में इतनी बुरी तरह इनकी हार होना चाहिए कि ये मुंह दिखाने लायक ना रहे, क्योंकि इन्होंने इतनी बदतमीजियां की हैं। ये समाजवाद के नाम पर ये पार्टी और इनके सारे बगल बच्चा संगठन इस देश में हिंदूवाद फैलाने, आतंकवाद फैलाने, अपराध फैलाने, बच्चियों को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा को खत्म करने के लिए, मनुवाद लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जितने भी ये जदयू और जो जनता दल और फैलाने, ये जो दुनिया भर के जो लोग हैं, जो इनकी जो पार्टी और इनके जो संगठन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पूरे होश हवास में कह रही हूँ कि आप इस देश में हिंदूवाद को, खासकर उस हिंदुत्व को जो आतंकवादी है, जो यहूदियों के नेतृत्व पे चल रहा है इस देश में, ये डीएनए की बात करते हैं, अभी डीएनए इन्हीं का नपवा लीजिए, सारे भागते बाहर मिलेंगे। तो वो खमियाजा जैसा कुछ नहीं है। मोदी को तो मतलब प्रधानमंत्री की तो पूरी पॉलिसी है, हेल्थ मिनिस्टर तो अपने स्वास्थ्य की वजह से अपने हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं, वो वैसे भी निपटाना चाहते हैं इनको। चिराग पासवान वाला फड्डा ऐसे ही नहीं है, वो कह रहा है ना कि भाजपा से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं, ये नारा बताता है कि मामला जा कहाँ रहा है। तो नीतीश जी को जनता के हक में आ जाना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए चुनाव में हार रहा हूं लेकिन इज्जत तो न गंवाएं। बिहार की मिट्टी के सपूत है, कपूत तो बन चुके हैं, यही वक्त है उनका कि वो थोड़ा जबान को लगाम दे, शालीनता बरतें और अपनी हार को मतलब मंजूर करें और माफी मांगने लगे। वो पूरी जनता से आज से ही माफी मांगना शुरू कर दें कि मुझसे गलती हुई। मैंने वो जो 17 साल की दोस्ती तोड़ने का जो उनका नाटक था ना, इस देश में जो पूरा कम्युनल टेरर जो गुजरात में फैलाया गया, उस वक्त ये उनकी गोद में बैठे हुए थे। तो बाहर के आदमी नहीं है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार उसी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं और लोग ये कह सकते हैं कि भाई वो तो समाजवादी हैं। तो भाई दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, सारे समाजवादी फासिस्टों की गोद में ही बैठे। हिटलर और मुसोलिनी के साथ कौन राजनीतिक ताकतें गई थी ये दुनिया जानती है। और हमारे देश की जो आरएसएस की सरकार है, मैं इसको आरएसएस की सरकार कहती हूँ, और आरएसएस बाकायदा 16 केस उस पर सुप्रीम कोर्ट में है आतंकवाद के। तो ये आतंकवादी संगठन की सरकार है इस देश में। बिहार की जनता शुरुआत करे। मैंने पिछली बार जब इन्होंने बहुत अच्छा महागठबंधन को जिताया था, मैंने तब भी कहा था जो दूसरे शेरवानी पैजामा वाले जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह से वो वोट ना बांटे। वो अब भी समझ ले और सब लोग मिल बैठ के चुनाव में हो या ना हो, हम हारे या जीते, हमको राज्य के विकास पे बात करना चाहिए। अचानक इलेक्शन डिक्लेयर होता है और सब चले आते हैं, कोई फिर राज्य से सब गायब हो जाते हैं। मैं किशनगंज के लोगों का सुन रही थी, वो बिल्कुल मजहबी राजनीति नहीं चाहते हैं। यंग बच्चे, 25 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, लड़कियां इस बात को कह रही हमें धर्म वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की राजनीति चाहिए। ये बात है कि लोगों को समझना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना सादान साहब, ये नई पीढ़ी गुलामी नहीं करेगी। अब बिल्कुल माँ बाप ने कर ली, बहुत भुगता है साहब, हमारे बच्चे अब नहीं भुगतेंगे, या नई पीढ़ी ने तय कर लिया है। ठीक है, नाकामयाब होगी। जो तेजस्वी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उनको जीत मिलनी चाहिए। और मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से जो देख रहे हैं, खासकर बिहार की जनता से, कि आप वोट देके घर मत बैठिएगा, पोलिंग बूथ के आसपास रहिएगा। और वोट देते वक्त भी आप उतनी देर खड़े रहें जब तक लाइट आपकी ना वो हो जाए और बीप ना आ जाए। चलिए जी नवल किशोर कुमार सर और जुलेखा जबीन मैम, नेशनल इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब 10 नवंबर तक का सभी को इंतजार है कि जब नीतीश कुमार की सरकार जाएगी और आरजेडी की सरकार आएगी, क्योंकि रुख और आने वाले ओपिनियन पोल यही बयां कर रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आने वाली है। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर पर हैं।
तो इस मामले को लेकर जो भी रिपोर्ट आई आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।